बता सकते हैं आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस मैम स्टूडेंट। अच्छा तो यहाँ पे पहले चैप्टर का नाम एंड टॉपिक लिख देते। चैप्टर का नाम बताइए कौन सा है एवरीवन? बाइनोमियल थ्योरम। वेरी गुड, याद है सबको, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर का नाम है। और टॉपिक की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे लास्ट टाइम हमने आरएफ फैक्टर प्रॉब्लम जिसको बोल रहे थे वो वाला स्टार्ट किया था, तो वो भी थोड़ा सा बाकी है। तो आरएफ फैक्टर प्रॉब्लम्स एंड उसके बाद मल्टीनोमियल थ्योरम करेंगे। तो मल्टीनोमियल थ्योरम अच्छा, मल्टीनोमियल थ्योरम में क्या होता है स्टूडेंट, आपको क्या रहता है, जो वेरिएबल्स की बात कर रहे थे ना, जो टर्म्स बेसिकली यहाँ पे ना, जैसे अभी बाइनोमियल में तो क्या, तो दो ही टर्म थे आपके पास, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो ये आपका क्या रहता है, बाइनोमियल नहीं होगा ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपका ज्यादा है। तो मल्टीनोमियल थ्योरम भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे पहले तो आ रहा है फैक्टर प्रॉब्लम्स के ऊपर थोड़ा और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाला लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस कर दिया था। आरएफ फैक्टर प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर आपके पास इस टाइप का एक्सपांशन मिल रहा है रूट ए प्लस बी होल रेज टू पावर एन, तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो हम डिस्कस कर रहे थे। इसको हम आर मान लेते हैं एंड इसका जो इंटीग्रल पार्ट है बेसिकली आपको जो आंसर मिलेगा उसका इंटीग्रल पार्ट को हम आई से डिनोट कर रहे हैं, एफ को फ्रैक्शनल पार्ट से। फिर हमने यहाँ पे एल्गोरिदम पढ़ा था। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे हम क्या बोल रहे हैं कि हमें जी डिफाइन करना है। कैसे मिलता है वो, आर जो आपने ऑलरेडी जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको आर बोला है, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, जी कैसे मिल रहे हैं, जो आर में आपका प्लस साइन है उसको माइनस साइन से रिप्लेस करके आप जी डिफाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो जी की वैल्यू है स्टूडेंट, वो आपका 1 और 0 के बीच में लाई करता है, ठीक है। सो 0 इज लेस देन जी लेस देन 1। उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि हमें आर और जी को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि जो रिजल्ट मिले वो इंटीजर वैल्यू मिले, ठीक है। तो या अगर आपने जी को ऐड किया तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो एफ प्लस जी इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपको चाहिए तो इसका प्रूफ भी मैं आपको बता सकती हूँ, एफ प्लस जी इक्वल टू 1 कैसे आया। एंड दूसरा केस क्या है, अगर आपने जी को सब्ट्रैक्ट किया है आर में से, तो वो वाले केस में एफ इज इक्वल टू जी आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये सेकंड क्वेश्चन है, तो ये वाला करते हैं डिस्कशन, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बोला है यहाँ पे 5 प्लस 2 इंटू रूट 6 होल रेज टू पावर एन, ये है आई प्लस एफ, देन प्रूव दैट आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने प्रूव दैट करके लिया है। एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन को पूछेंगे तो ऐसा पूछ सकते हैं, आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ इज इक्वल टू, फिर आपको ऑप्शन दे देंगे 0 1 2 3, ठीक है। तो वहां से आपको चूज करना है। तो यहाँ पे ले लेते स्टूडेंट, सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। तो जो गिवन है ये वाला, इसको हम आर मान लेते हैं। लेट आर इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू रूट 6 होल रेज टू पावर एन, और इसको हमने आई प्लस एफ भी माना हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। आई क्या है, इंटीग्रल पार्ट इसका, एफ क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा स्टूडेंट, कौन मुझे इसका एक्सपेंशन बताएगा एवरीवन? आपको भी लिखना है मेरे साथ। तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एन सी 0, 5 का पावर हो जाएगा हमारे पास एन। नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, एन सी 1, 5 रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू 2 इंटू रूट 6, ठीक है। नेक्स्ट टर्म की बात की जाए तो एन सी 2 इंटू 5 का पावर यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस 2, एंड यहाँ पे 2 इंटू रूट 6 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। आप चाहे तो बाकी के टर्म लिख सकते हो, आपके लिए मैं लास्ट टर्म लिख के दिखा देती हूँ। लास्ट टर्म हो जाएगा एन सी एन, यहाँ पे 5 का पावर 0 हो जाएगा, एंड 2 इंटू रूट 6 इसका पावर स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा एन, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें, प्लीज पूछिए। ओके स्टूडेंट, एंड अभी स्टूडेंट क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आर हमने मिल गया है तो हमें जी ऐसा डिफाइन करना है ताकि जी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आए, एंड वो आर में प्लस साइन को माइनस साइन से रिप्लेस करके करनी है, ठीक है। तो एक बार आपको चेक कर लेना है। अगर मैं जी बोल रही हूँ 5 माइनस 2 रूट 6, तो यहाँ पे स्टूडेंट 6 जो रूट 6 की वैल्यू होती है ना, वो होती है 2 यहाँ पे 449, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन लगा रही हूँ, जो चीज मुझे मिलेगा वो 1 से छोटी मिलेगी। वो आप चेक भी कर सकते हो क्योंकि हमने एल्गोरिदम में ऐसा ही बोला है कि डिफाइन जी बाय रिप्लेसिंग प्लस साइन बाय माइनस, लेकिन ब्रैकेट में लिखा था जी की वैल्यू आपको 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ पे जी डिफाइन कर सकते हैं। जी क्या हो जाएगा आपके पास, 5 माइनस 2 इंटू रूट 6 होल रेज टू पावर एन,
ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी एक्सपांशन इसका करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसका एक्सपांशन हमारे पास हो जाएगा 5, ओके नहीं 5 नहीं, यहाँ पे होगा NC0 5 रेज टू पावर n, फिर आपको मिलेगा माइनस साइन क्योंकि बीच में माइनस साइन दिख रहा है। ठीक है, तो फिर मिलेगा NC1 5 रेज टू पावर n माइनस 1, यहाँ पे 2 इंटू रूट 6। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट टर्म प्लस मिलेगा NC2, एंड यहाँ पे एवरीवन प्लीज मेरे साथ लिखिए, यहाँ पे 5 का पावर n माइनस 2, एंड यहाँ पे इंटू 2 इंटू रूट 6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस टर्म आएगी स्टूडेंट, लास्ट टर्म की बात की जाए तो आपके पास लास्ट टर्म आपकी हो जाती है -1 रेज टू पावर n, एंड यहाँ पे मिलेगा NC n, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट 2 इंटू रूट 6 होल रेज टू पावर n, क्योंकि जो है 5 का पावर 0 हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछिए। ये हमारा क्या है जी, उसका एक्सपांशन। अभी आप लोग को डिसाइड करना है स्टूडेंट, आपको आर और जी को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि जो एडिशन करके जो मिले वो इंटीजर वैल्यू मिले। देखिए यहाँ पे जब 2 इंटू रूट 6 का पावर और दिख रहा है आपको, वो वाले केस में हमें इंटीजर वैल्यू नहीं मिल रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए जब आपका 2 इंटू रूट 6 का पावर ओड है तो वो वाले केस में इंटीजर वैल्यू नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे उसका साइन नेगेटिव दिख रहा है, जहाँ पे 2 इंटू रूट 6 का पावर 1 है, मतलब ओड है बेसिकली, वहां पे आपको साइन माइनस दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो अगर हम आर और जी दोनों को ऐड किए जाए स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो ऐड कर सकते हैं दोनों को, प्लीज बताइए, क्योंकि ऐड करेंगे तो जहाँ पे 2 इंटू रूट 6 का पावर और दिख रहा है वो वाली टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर आर प्लस जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या मिलेगा यहाँ पे NC0, यहाँ पे मिलेगा 5 रेज टू पावर n, उसके बाद क्या मिलेगा NC2 इंटू 5 रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू 2 इंटू रूट 6 द होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, बाकी की टर्म भी रहेगी लेकिन मैं लिख नहीं रही हूँ। अच्छा स्टूडेंट, ये चीज आप लोग को पता है कि ये इंटीजर वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू रूट 6 का पावर इवन आ रहा है, तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू मिलने वाली है। तो एक काम करते हैं, हम इसको क्या बोल देते हैं, आर प्लस जी इज इक्वल टू 2k। ठीक है, वेर के कोई भी आपका इंटीजर है, के बिलोंग्स टू इंटीजर। किसी को डाउट है इसमें? एवरीवन? नो मैम। नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज हमें मिल गया, आर प्लस जी इज इक्वल टू 2k हो गया। एंड यहाँ से और क्या मिल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे क्योंकि हमने ऐड किए हैं तो एल्गोरिदम से हमें क्या मिल रहा है, एल्गोरिदम से किसी को चाहिए कि वो आया कैसे एल्गोरिदम, वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। एल्गोरिदम से हमें लिखा है f प्लस जी इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने g को ऐड किए हैं r में टू गेट द इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज हमें मिल गया, आप f प्लस जी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी स्टूडेंट अभी ये चीज हो गया, अभी प्रूफ क्या करना है बेसिकली, यहाँ से अगर आप चाहे तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इसका प्रूफ भी आपको चाहिए तो मैं दिखा देती हूँ, एफ प्लस जी इज इक्वल टू 1 कैसे आया वो चीज आपको दिखा दूंगी अभी। ठीक है, लेकिन अगर एफ प्लस जी इज इक्वल टू 1 है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू 1 माइनस एफ। एवरीवन, ये वाले सेकंड चीज से ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? यस मैम। स्टूडेंट, अच्छा जिसको ये जानने की ना, वो एल्गोरिदम में जो थर्ड स्टेप में आप लिखते थे ना कि अगर जी को ऐड किया तो एफ प्लस जी इज इक्वल टू 1 आया, वो कैसे आया उसका मैं आपको देखो यहाँ पे ये रफ वर्क में दिखा देती हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने क्या लिखा है अभी स्टूडेंट, आर प्लस जी इज इक्वल टू 2k अभी हमें मिला है। ठीक है, और आर क्या है स्टूडेंट आपका, आर बेसिकली क्या है आपका आई प्लस एफ, आई क्या है इंटीग्रल पार्ट है आर का, एंड ये फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये हमें क्या मिला इज इक्वल टू 2k। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट आपको क्या मिला है, f प्लस जी इज इक्वल टू 2k माइनस आई, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो ये f प्लस जी इंटीजर वैल्यू मिलेगी, ये वाली बात से एग्री करेंगे। साथ में स्टूडेंट हमने ये भी लिखा था जो फ्रैक्शनल पार्ट है आपका 0 और 1 के बीच में लाई करना है, और वैसे भी g भी आपका 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो f प्लस जी भी आपका क्या है, 0 इज लेस देन f प्लस जी, लेस देन 2 हो जाएगा यहाँ पे। एवरीवन, ये वाली बात समझ में आई? तो 0 2 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है, यहाँ से आप बोल रहे हैं प्लस जी इज इक्वल टू 2k माइनस आई, ये इंटीजर है। ठीक है, तो कौन सा इंटीजर 0 2 के बीच में आता है, 1 आता है स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको f प्लस जी इज इक्वल टू 1 मिलता है। ये आपके लिए मैंने ये रफ वर्क करके दिखा दिया, अदरवाइज डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई, जी इज इक्वल टू 1 माइनस एफ मिल गया। अभी स्टूडेंट जो हमें फाइंड करने के लिए बोला है ये मतलब यहाँ पे प्रूव करना है, देन प्रूव दैट आई प्लस एफ इज
आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे कंसीडर आई प्लस एफ इंटू यहाँ पे बोला है 1 माइनस एफ। ठीक है, एंड अभी स्टूडेंट ये क्या है, आई प्लस एफ मतलब आर बोला है यहाँ पे हमें, हम जिसको आर नाम दिया है, और ये 1 माइनस एफ अभी आपने बताई ये जी है। ठीक है, तो बेसिकली जो अभी क्वेश्चन में दिया था ये आर है, और जी हमने यहाँ पे प्लस को माइनस साइन से रिप्लेस करके किया है, जस्ट वही यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमें मिला है 5 प्लस 2 इंटू रूट 6 होल रेज टू पावर एन, एंड यहाँ पे हमें मिल रहा है 5 माइनस 2 इंटू रूट 6 होल रेज टू पावर एन। ठीक है, तो ये चीज हो गया स्टूडेंट, इसको सोल्व करके आपको वैल्यू 1 चाहिए। तो एक काम करते हैं, दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट में यूज कर लेती हूँ, यहाँ पे 5 प्लस 2 इंटू रूट 6 इंटू 5 माइनस 2 इंटू रूट 6 होल रेज टू पावर में कर देती हूँ। इंडाइसिस का प्रॉपर्टी किसी को याद है, a इंटू बी होल रेज टू पावर m कैसा होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट यहाँ पे आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं हम लोग एवरीवन, तो दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट को ऐसा ही रहने दिया, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस करके 2 इंटू रूट 6 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, एंड इसका पूरे ब्रैकेट का रेज टू पावर है n। किसी को डाउट है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया ये वाली चीज? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो सिंप्लीफाई Yes, कर ma'am. लेते। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, एंड 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, रूट 6 का स्क्वायर 6, तो ये हो गया 24, और इसका होल रेज टू पावर n दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे बताइए कितना आ रहा है, ये 1 का पावर n मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ से ओके, वेरी गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें मिल गया है आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ इज इक्वल टू 1। हैंस प्रूव कि यहाँ पे प्रूव करना है, लेकिन एग्जाम में ऐसा उसका ऑप्शन देके पूछ सकते हैं कि इसका कितना वैल्यू आ रहा है। सबको समझ में आया कि नहीं, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया इसी टाइप का, एक और करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीनोमियल थ्योरम हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, लेट r इज इक्वल टू 6 इंटू रूट 6 प्लस 14 होल रेज टू पावर कितना दिया है 2n प्लस 1, एंड f बी इट्स फ्रैक्शनल पार्ट, तो आपको r इंटू एफ फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो r जिसको माना है ना उसका फ्रैक्शनल पार्ट f से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे बोल रहे हैं r का उसके फ्रैक्शनल पार्ट के साथ मल्टीप्लीकेशन करके आपको आंसर बताना है, r इंटू एफ। तो सेम वैसे ही करना जैसा अभी किया हमने। तो r जिसको दिया है उसको ले लेते हैं, r इज इक्वल टू 6 इंटू रूट 6 प्लस 14 होल रेज टू पावर 2n प्लस 1। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे, और ये क्या है, i प्लस एफ भी है, i प्लस एफ। ठीक है, इसका एक्सपांशन कोई मुझे बता दीजिए r का, यहाँ पे लेकिन इंडेक्स का ध्यान देना, 2n प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1, एंड यहाँ पे आपके पास है c0 6 इंटू रूट 6, इसका पावर हो जाएगा आपके पास 2n प्लस 1। ध्यान देना, फिर हाँ यहाँ पे 2n प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा c1, यहाँ पे आपको 6 इंटू रूट 6 2n plus 1 minus 1, हाँ, तो मतलब 2n बच जाएगा। ठीक है, 2n एंड बच जाएगा। और क्या बचेगा, एंड यहाँ पे 14 का पावर 1। ठीक है, तो इतना मैंने लिखा है, आप चाहे तो लास्ट टर्म भी लिख दीजिए। लास्ट टर्म हो जाएगा 2n प्लस 1, एंड यहाँ पे c 2n प्लस 1, एंड यहाँ पे स्टूडेंट आपको मिल जाएगा ये 6 इंटू रूट 6 का पावर तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 14 का पावर मिलेगा आपको 2n प्लस 1। 2n plus 1. 2n plus 1. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ये r हो गया, जी आपको ऐसे डिफाइन करना है, r से ही मिलेगा, प्लस साइन को माइनस साइन से रिप्लेस करके, बट एक चीज याद रखना है, जी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, वो आती है, आप चेक कर लीजिए, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। रूट 6 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी 2.449, अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 14 से थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, तो ये वाली चीज सही है कि ये वाली वैल्यू में से अगर 14 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो वो बेसिकली 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, वैल्यू टोटल, तो यहाँ से हम जी डिफाइन कर लेते हैं ऐसा, प्लस साइन को माइनस साइन से रिप्लेस करना है, तो 6 इंटू रूट 6 माइनस 14 होल रेज टू पावर हो जाएगा 2n प्लस 1।
स्टूडेंट वापस से एक्सपांड कीजिए, जैसे यहाँ पे किया था आर को वैसे ही जी को एक्सपांड करना है। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2n+1 C0 एंड यहाँ पे क्या था 6√6 है हमारे पास, 6√6 इसका पावर हो गया 2n+1। नेक्स्ट 2n+1 -n/1 एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे 6 × √6 इसका पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2n हो जाएगा, और यहाँ पे 14 का पावर 1, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे लास्ट टर्म लिख देती हूँ, यहाँ पे फिर मिलेगा आपको प्लस करके -1 का पावर n, नहीं n नहीं 2n+1। एक सेकेंड यहाँ पे मिस्टेक है, आ गया यहाँ पे, क्योंकि n नहीं आएगा ना, पावर 2n+1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि n नहीं दिया है यहाँ पे। 2n+1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट देख लीजिए, ये हो जाएगा 2n+1, यहाँ पे c 2n+1 एंड यहाँ पे 14 रेज टू पावर 2n+1, ये चीज हमें ध्यान देनी है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट अभी देखिए ये क्या है हमारे पास g है, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए कि आपको r और g को ऐड करने की सब्ट्रैक्ट करने, लेकिन ऑब्जर्व कीजिए पहली टर्म क्या आ रही है यहाँ पे 2n+1 C0 यहाँ पे इनटू यहाँ पे 6√6 का पावर ओड मिल रहा है 2n+1। यहाँ पे भी देखिए जहाँ पे पावर ओड रहेगी वो वाले केस में इंटीजर वैल्यू नहीं मिलती है, √6 वाला टर्म दिखेगा आपको, ठीक है। तो अगर मुझे इन दोनों को मतलब ऐड करने की सब्ट्रैक्ट करने वो डिसाइड करने, तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को तो वो वाले केस में आपको इंटीजर वैल्यू मिलेगी। ध्यान दीजिए आप लोग, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देख सेकंड टर्म देखिए 6 × √6 का पावर इवन हो जाता है, इवन पावर में क्या रहता है इंटीजर वैल्यू मिलेगी आपको, इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, देख लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन से देखना पड़ रहा है। सो r - g अब क्या मिलेगा 2 टाइम्स एंड कुछ टर्म लिख देते हैं, क्या क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाली टर्म प्लस हो जाएगी, तो 2n+1 यहाँ पे हो जाएगा c1, यहाँ पे 6 × √6 का पावर 2n × 14, नेक्स्ट टर्म लिखना चाहे तो लिख दीजिए। तो नेक्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी यहाँ पे 2n+1, यहाँ पे c3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 × √6 का पावर 2n+1 एंड फिर यहाँ पे -3 करेंगे तो मुझे लग रहा है ये मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा 14 का पावर 3, ठीक है स्टूडेंट ध्यान दीजिए, और प्लस डॉट 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 ऐसा हम लिख रहे हैं कि पूरा टर्म नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ से बताइए क्या हो रहा है सब लोग, आपको यहाँ से मिलेगा r - g = 2 × सम इंटीजर, पूरे ब्रैकेट को मैंने k से रिप्लेस कर दिया है वेयर k इज इंटीजर। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए। नो मैम। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसमें पूछा था कि f इसका फ्रैक्शनल पार्ट है तो r × f बताना स्टूडेंट, क्योंकि एल्गोरिदम की बात की जाए स्टूडेंट, एल्गोरिदम हमने लिखा था जब आप g को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो r से तो वो वाले केस में f = g आता है, f = g आएगा। तो आप चाहे तो डायरेक्टली लिख लीजिए, किसी को प्रूफ जानना है तो वैसे ही ऐसा ही करना है, r को रिप्लेस कीजिए किससे करेंगे i + f से, ठीक है। आपको किसी को प्रूफ जानना है तो मैं लिख देती हूँ यहाँ से, अदरवाइज एल्गोरिदम से हमें मिलेगा f = g, लेकिन किसी को जानना है कि मैं आया कहाँ से तो यहाँ पे रीजन लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा किसी ने हैंड रेज किया है तो प्लीज बोल दीजिए, रीजनिंग ये आपके लिए है क्योंकि हमने पता है अभी r - g मिला है 2k, ठीक है। r क्या है स्टूडेंट i + f एंड ये -g = 2k, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या हो रहा है, ये f - g की बात की जाए, f - g क्या हो जाएगा आपका 2k - i, ये भी इंटीजर, मतलब f - g क्या है इंटीजर आना चाहिए, एग्री करेंगे। एंड अभी आपको ये भी पता है फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, और ये जो है g ये भी 0 और 1 के, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो -1 लेस देन, ओके लेस देन यहाँ पे आएगा आपके पास f - g लेस देन, यहाँ पे इन दोनों के सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, कितना होगा कोई मुझे बताएगा, यहाँ पे 1 आ जाता है। किसी को डाउट है तो 1 कैसे आया, रीजन पूछ सकते हो स्टूडेंट, रीजन आप चाहे तो f की कुछ वैल्यू लेके देख लीजिए, 0.2 ले लीजिए, g की वैल्यू कुछ 0.1 ले लीजिए, चेक करिए, बेसिकली -1 और क्या रहता है 1 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी f - g की, एंड f - g इंटीजर है, इसके लिए इन दोनों के बीच में आने वाला इंटीजर कौन सा है 0,
तो f माइनस जी की वैल्यू 0 होगी, मतलब f इज इक्वल टू जी हो जाएगा। ये वाला रफ वर्क मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। ये रफ वर्क है स्टूडेंट, यहाँ से f इज इक्वल टू जी हो गया। तो यहाँ से आप एक चीज बता सकते हैं मुझे, f इज इक्वल टू जी हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या r इंटू एफ, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं r इंटू एफ इज इक्वल टू r इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिए, r की वैल्यू कितनी थी, आई थिंक 6√6 था, एंड यहाँ पे प्लस 14 था हमारे पास, होल रेज टू पावर 2n+1 थी, एंड यहाँ पे 6 इंटू √6 माइनस 14 होल रेज टू पावर 2n+1। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था स्टूडेंट, सेम वैसे ही करना है, 6 इंटू √6 प्लस 14 इंटू 6 इंटू √16 माइनस 14 होल रेज टू पावर यहाँ पे 2n+1, ठीक है। अभी आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या मिला, 6 इंटू √6 का होल स्क्वायर माइनस 14 का होल स्क्वायर, एंड यह ब्रैकेट कंप्लीट, एंड इसका होल पावर कितना है 2n+1। स्टूडेंट यहाँ पे ये हमें कितना मिलेगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 ये हो जाएगा 216, 14 का स्क्वायर 196 आएगा दोनों, और यहाँ पे उसका ब्रैकेट का पावर है 2n+1, ठीक है। स्टूडेंट कितना आ रहा है बताइए, आई थिंक 20 रेज टू पावर 2n+1 आ रहा है, ठीक है। एवरीवन ध्यान दीजिए, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। सबको समझ में आया, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में आपको r इंटू एफ पूछा था और आपने पता चला यहाँ पे f की वैल्यू कितनी आई है, जी के इक्वल, तो ये हमारे पास हो गया। स्टूडेंट बताइए समझ में आया कि नहीं। यस मैम, आगे समझ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर r इंटू एफ इज इक्वल टू दिस, आपको क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने आर एफ फैक्टर प्रॉब्लम के ऊपर 3 क्वेश्चन किए थे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन कब करना है आपको ऐसा चीज, जब आपको ऐसा कुछ फॉर्म मिले, √a+b होल रेज टू पावर n, तो आप ऐसा करेंगे, ठीक है। इससे क्या है, इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको उसके इंटीग्रल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसा हमने अभी किया, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट मल्टीनोमियल थ्योरम अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैंने आपको पहले जो बाइनोमियल थ्योरम अपने पढ़ा है वही चीज लिख के दिखाई है। अगर आपके पास 2 टर्म है x प्लस वाई, ये 2 टर्म आपको दिख रहे हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, उसका होल रेज टू पावर n को हम ऐसा लिखते थे सिग्मा के फॉर्म में, सिग्मा r की वैल्यू 0 से n के बीच में है, NCR x रेज टू पावर n माइनस r y टू द पावर r, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात याद है आपको, सिग्मा के फॉर्म में ऐसा लिखते थे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे एनसीआर को अगर आप ओपन कर देंगे फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीज को स्टूडेंट मैंने दूसरे तरीके से लिखा है, सेम चीज को अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे x का पावर n माइनस r था, y का पावर r था, और अगर आप x और y के इंडाइसिस के देखो, x का इंडेक्स यहाँ पे n माइनस r, y का इंडेक्स यहाँ पे r है, अगर उनके इंडाइसिस को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलता है n, ठीक है। इंडेक्स ऑफ द बाइनोमियल यहाँ पे n है, तो वो n मिलता है यहाँ पे। तो बेसिकली सेम चीज को आप ऐसा लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, मैंने s फैक्टोरियल इंटू t फैक्टोरियल लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने x का पावर s लिखा है, y का पावर लिखा है t। एक चीज याद रखना है, x और y के जो इंडाइसिस है उनको ऐड करेंगे तो उनका एडिशन आपको मिलेगा n, क्योंकि हमने ये पढ़ा था ऑब्जर्वेशन में भी, बाइनोमियल थ्योरम में। तो यहाँ पे अगर मैंने s एंड t यूज किया है, x का इंडेक्स s है, y का इंडेक्स t है, तो ये वाले केस में सेम चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। स्टूडेंट ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ऐसा करने से आपको क्या रहता है, क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी मिल जाता है। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेती हूँ, मैं आपको समझाने का ट्राई करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे तो 2 टर्म्स है इसलिए बाइनोमियल, ठीक है। 3 टर्म हो सकती है, 4 टर्म हो सकती है, इन जनरल कितने भी टर्म हो सकती है, तो उसका हमें क्वेश्चन करना, मतलब अगर रहेगा कि कोएफिशिएंट आपको पूछे कि कोएफिशिएंट फाइंड कीजिए, ये वाले एक्सपांशन, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ x प्लस वाई होल रेज टू पावर 3, ठीक है, इसके एक्सपांशन में मुझे बताइए यहाँ पे x का पावर 0 एंड y का पावर 3, मतलब y क्यूब का टर्म का जो है y क्यूब जहाँ पे आ रहा है उसका कोएफिशिएंट बताइए। वैसे तो आपको याद है, सबको आइडेंटिटी आंसर आता है 1, लेकिन आया कहाँ से, बेसिकली यहाँ से ही आया है। देखिए यहाँ पे n फैक्टोरियल मतलब इसका इंडेक्स देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल डिवाइड, यहाँ पे x का क्या है, यहाँ पे इंडेक्स 0, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल
y का यहाँ पे इंडेक्स है 3, तो यहाँ से आप डायरेक्टली बताते 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कोएफिशिएंट है x का पावर 0 इंटू y का पावर क्यूब का इसके एक्सपांशन में। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ये चीज अगर ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो x का इंडेक्स है, ठीक है, वो आपको डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल में उसका दिख रहा है s फैक्टोरियल। जो y का इंडेक्स है यहाँ पे t, वो भी आपको फैक्टोरियल में दिख रहा है। न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, n फैक्टोरियल। ठीक है, बेसिकली वो एनसीआर को ओपन करके ही लिखा है। अच्छा स्टूडेंट, सेम चीज है, ये एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, फिर इरेज करती हूँ। अगर मैं बोला होता, कोई दूसरा भी ले लीजिए, जैसे x प्लस वाई होल रेज टू पावर 10, ठीक है, ऐसा होता। ठीक है, अगर मैं आपको बोलती कि अगर आप फाइंड कीजिए x का पावर 3 इंटू वाई टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट फाइंड कीजिए, एक तो आप क्या करते हैं मैम, जनरल फॉर्म लिखते हैं पूरा, मतलब जनरल टर्म लिखते हैं यहाँ पे, फिर जनरल टर्म में आप देखते हैं कि x का इंडेक्स कितना आ रहा है, y का इंडेक्स कितना आ रहा है। अदरवाइज डायरेक्टली आपने ये देख लिया है कि ऐसा दिख रहा है, और इनके इंडेक्स का एडिशन कितना है, 10, जो इंडेक्स ऑफ ये बाइनोमियल का दिख रहा है 10 है। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाता है स्टूडेंट, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो x और y के जो इंडाइसेस है उनका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आता है। ये चीज ऑब्जर्वेशन से, प्लीज बताइए कुछ समझ में आया कि नहीं। ये सिर्फ मैं इरेज कर देती हूँ, ये चीज मैं आपको समझाने के लिए किया है, अदरवाइज और क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इरेज कर देती हूँ ये सारी चीज जो भी लिखा है। स्टूडेंट, ये वाली चीज समझ में आई, बाइनोमियल थ्योरम को ऐसे हम दोबारा ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जो चीज हमने लिखी ऑलरेडी पढ़ी है, सेम चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, याद क्या रखना है आपको, याद ये रखना है कि इसके एक्सपांशन में जो भी टर्म्स आएगी वहां पे एक्स एंड वाई के इंडाइसेस को ऐड करके जो मिलेगा वो एन ही मिलेगा। ठीक है, एंड ये उनका कोएफिशिएंट है। एंड ये सिग्मा क्यों लिखा, क्योंकि आप बहुत सारे टर्म का एडिशन लिख रहे हैं ना, इसकी वजह से। तो यहाँ पे हो गया ये वाली बात। स्टूडेंट, सबको पता है एक्स प्लस वाई होल रेज़ टू पावर एन में कितने टर्म्स आते हैं स्टूडेंट, एन प्लस वन। n+1। हाँ, एंड स्टूडेंट वो n+1 का, क्योंकि हमने अभी सीखा है, अभी हम इन जनरल अगर आपके पास, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही टर्म थे, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, उसमें अगर पूछो उसके एक्सपांशन में कितने टर्म रहेगी, तो वो फॉर्मूला आपको मैं दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू पावर n, क्योंकि ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, 2 की जगह 3 टर्म है यहाँ पे, समझ में आ रहा है, 3 टर्म दिया है तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो होल रेज टू पावर n है, तो इसका अगर आपको एक्सपांशन लिखना है तो स्टूडेंट ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है सिग्मा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू s फैक्टोरियल इंटू t फैक्टोरियल, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड विद x का पावर r, y टू द पावर s एंड z टू द पावर t। एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, जो x का इंडेक्स है, y का इंडेक्स है, z का इंडेक्स, उनका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना सबको। यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए इंडेक्स है, और यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं r प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू एन। ठीक है, जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है वहां पे उनके इंडाइसेस का एडिशन हमेशा कितना आना चाहिए, n, ये वाली चीज जो यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने किसके लिए, ट्राइनोमियल के लिए बता दिया, मतलब इसके एक्सपांशन में आप एक्सपांशन लिखना चाहो तो एक्सपांशन लिख लीजिए। ठीक है, एंड बेसिकली ऐसा आपको दिखेगा। स्टूडेंट, अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपको इसका एक्सपांशन लिख के दिखाइए, तो कैसे करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं आप। एक काम कीजिए, इन दोनों टर्म को या स्टार्टिंग के 2 टर्म को एक सिंगल टर्म मान लीजिए। ठीक है, फिर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, फिर जो भी टर्म्स मिलेगी और उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एंड उससे जो आपको मिलेगा एक्सपांशन, वो एक तो वैसा तरीका। दूसरा तरीका ऐसा जैसे हमने अभी लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू सिग्मा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल। स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे अगर मैं करके दिखाऊं आपको, जैसे अगर आपने ले ली पावर, स्टूडेंट आपको पता है क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 2, मतलब 0 हो सकती है, फिर आपको जो पॉजिटिव पावर है वो ले ली, 0 भी इंक्लूडेड है यहाँ पे। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो स्टूडेंट यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे x की पावर ले ली है 0, y की पावर ले ली है 0 एंड z की पावर ले ली है 2, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट बताइए क्या होगा इसका, ये वाले टर्म का यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल, जो यहाँ पे इंडेक्स का 2 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। नेक्स्ट टाइम आप ऐसा लिख सकते हो
कि यहाँ पे x का पावर 1 कर दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली याद क्या रखना है आपको, x y z उन सबके इंडाइसेस का एडिशन आपका कितना आना चाहिए, जितना आपका वो एक्सप्रेशन का, देखो यहाँ पे इंडेक्स है 2, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। स्टूडेंट प्लीज बताइए, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आपको लिख के दिखाया है, ये एग्जाम्पल आप कहीं तो बाकी सब टर्म लिख सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली कितने टर्म मिलेंगे यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है n+2c2 लिखा है, तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2+2 4c2 इतनी टर्म्स आएंगी इसके एक्सपांशन में। 4c2 मतलब 4 × 3 इंटू, बेसिकली आप लिखेंगे वैसा, और यहाँ पे डिनोमीटर में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो मैं ऐसा लिख रही हूँ 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1 2, तो बेसिकली 6 टर्म आपको मिलने वाली है। ये आपको पता है स्टूडेंट, ये वाली चीज आइडेंटिटी अपने फॉर्मूला भी पढ़ा है ना, x + y + z द होल स्क्वायर, x² + y² + z² + 2xy, वो चीज आपको पता है, वहां पे 6 टर्म मिल रही है कि नहीं, सेम चीज आप वेरीफाई कर सकते हो ये वाली चीज से, ठीक है। प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछिए, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताई है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ x + y + z होल रेज़्ड टू पावर n में कितना होगा, n+2 c2, ठीक है। ये चीज लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कितना टर्म लिया है, 3 टर्म लिया है, x + y + z, ठीक है। तो ये था ट्राइनोमियल का लिया था मैंने एक्सपांशन, ऐसा लिखेंगे, एंड यहाँ पे आप x की वैल्यू वेरी करेंगे, y की वैल्यू, z की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे उन तीनों का जो है, यहाँ पे इंडेक्स का एडिशन कितना आना चाहिए, n आना चाहिए, मतलब r + s + t = n आना चाहिए। r, s और t की वैल्यू 0 से लेके पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी स्टूडेंट इन जनरल अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये हो जाएगी, अब ध्यान दीजिए, मल्टीनोमियल थियरम, अगर आपके पास n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a1 a2 अप टू an रियल नंबर है, ठीक है, जैसे हमने a + b लिखा था, वैसे यहाँ पे n, यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। अगर मैं बोल रही हूँ a1 + a2 अप टू am होल रेज़्ड टू पावर n, ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसा लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू सिग्मा, एंड यहाँ पे स्टूडेंट देखिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k1 फैक्टोरियल k2 फैक्टोरियल इंटू km फैक्टोरियल, कहाँ से आया, बेसिकली a1 का इंडेक्स था k1, a2 का इंडेक्स था k2, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ये am का इंडेक्स था km, तो जो इंडाइसिस है a1 का इंडेक्स है यहाँ पे k1, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में k1 फैक्टोरियल, a2 का इंडेक्स है k2, तो यहाँ पे k2 फैक्टोरियल। ये चीज मैंने आपको जब x + y + z था तभी भी दिखाई थी स्टूडेंट, तो एक चीज याद रखना है, यहाँ पे देखिए कितने वेरिएबल है, काउंट कीजिए, a1 + a2 अप टू am, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, और उनका करस्पॉन्डिंग आपने इंडेक्स भी लिखा है। तो बेसिकली इसका अगर एक्सपांशन आप करना चाहेंगे तो ऐसा करेंगे, a1 + a2 + अप टू am होल रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू सिग्मा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k1 फैक्टोरियल इंटू k2 फैक्टोरियल इंटू km फैक्टोरियल, और साथ में क्या हो रहा है, a1 का पावर k1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, a2 का पावर k2 है, अप टू m का पावर km, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे याद रखना, k1 k2 जो पावर इंडेक्स में लिख रहे हो आप, वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव पावर नहीं लेना है यहाँ पे पावर 0 हो सकता है एंड पॉजिटिव होगा, k1 + k2 अप टू km आपका n होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो वेरिएबल है प्रेजेंट, वहां पे उनके इंडाइसिस का एडिशन आपका n आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे n है इंडेक्स इसका, ठीक है। सबको समझ में आया कि नहीं, प्लीज बता दीजिए। यस ये मैम। ये थियरम मैं आपको लिख के दे रही, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप सोल्व कर पाए। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे तो कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ a1 रेज़्ड टू पावर k1, a2 रेज़्ड टू पावर k2 अप टू am रेज़्ड टू पावर km इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इज ये वाला, देखिए यहाँ पे मैं दिखा भी देती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि इसके एक्सपांशन में a1 रेज़्ड टू पावर k1, a2 रेज़्ड टू पावर k2 अप टू am रेज़्ड टू पावर km का कोएफिशिएंट क्या होगा, बेसिकली जो लिखा है सिग्मा के साथ में जो लिखे ना, वो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे लिख के बताइए मैंने कि कोएफिशिएंट ऑफ a1 रेज़्ड टू पावर k1, a2 रेज़्ड टू पावर k2 अप टू am रेज़्ड टू पावर km इन द एक्सपांशन ऑफ a1 + a2 + a3 अप टू am होल रेज़्ड टू पावर n, ये हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट याद क्या रखना है, k1 क्या है, a1 का इंडेक्स, k2 क्या है, a2 का इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आप क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन ये इन जनरल में आपको बताया, तो ये आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k1 फैक्टोरियल इंटू k2 फैक्टोरियल अप टू kn फैक्टोरियल। अच्छा स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन में पूछे कि इसमें कितनी डिस्टिंक्ट टर्म आएगी, टर्म बताइए, तो टर्म कितनी आएगी,
ये टर्म यहाँ पे स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी आपको जब x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू पावर n का लिख के बताया था, ठीक है, तो वैसे आपको मैंने बताया था वहाँ पे, आपको वहाँ पे बताया था मैंने, जब अगर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू पावर n हो तो वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताया था n प्लस टू सी टू, ठीक है। लेकिन वो आया कहाँ से स्टूडेंट, यहाँ से आया इन जनरल से। अगर आपके पास ये वाला a1 प्लस a2 अप टू am, तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, बेसिकली m टर्म्स है, उसका होल रेज टू पावर n का आप कर रहे हो, ठीक है। तो उसके एक्सपांशन में आपके पास इतनी टर्म्स आएंगी, n प्लस m माइनस वन सी m माइनस वन, वो वाले केस में m की वैल्यू 3 थी स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 3 सब्स्टिट्यूट किया था तो आपको मिला था यहाँ पे n प्लस टू सी टू नंबर ऑफ टर्म्स। अदरवाइज ये इन जनरल आपको समझ में आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, क्यों स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ ले, क्योंकि अभी तक तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे 3 वेरिएबल यूज हो रहे वो वाला क्वेश्चन करते, लेकिन एग्जाम में सपोज उन्होंने 4 वेरिएबल दे दिया, 5 वेरिएबल दे दिया, तो आप ये यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म इन द मल्टीनोमियल एक्सपांशन a1 प्लस a2 अप टू am होल रेज टू पावर n इज n प्लस m माइनस वन सी m माइनस वन। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये थियरी पार्ट था स्टूडेंट, लेकिन डोंट वरी, आपको चाहिए तो और भी क्वेश्चन अभी बना सकते हैं, जहाँ पे 2 3 4 5 जितना वेरिएबल आपको चाहिए वो हम यूज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर हमने स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन सोल्व करते बहुत ईजी है। यहाँ पे आपको चाहिए तो मैं इसका एक्सपांशन भी लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, इन द एक्सपांशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू पावर 18, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स रहेगी, कोएफिशिएंट इसका क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ ये इसका क्या रहेगा। तो आपको चाहिए तो एक बार मैं लिख के दिखा देती हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू पावर 18 को सिग्मा के फॉर्म में आप लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, पहले 18 फैक्टोरियल, अभी मैं x का पावर जैसे कुछ r ले रही हूँ, y का पावर s ले रही हूँ और z का पावर t ले रही हूँ, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, t फैक्टोरियल। लेकिन एक चीज क्या याद रखनी है, r प्लस s प्लस t, ये आपका कितना होना चाहिए 18, इंडेक्स कितना है यहाँ पे 18, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली चीज समझ में आई सबको। तो ये आपका एक्सपांशन हो गया, आप चाहे तो टर्म्स को पूरा लिख सकते हो। अभी स्टूडेंट कौन मुझे बताएगा नंबर ऑफ टर्म्स, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था इसमें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा इसके एक्सपांशन में, किसी को याद है तो n प्लस टू, n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 18 plus 2 हाँ 20 हाँ सी टू, ठीक है। 2 हाँ आप चाहे तो जनरल वाला भी यूज करेंगे ना स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए वेरी गुड, ये जनरल वाला भी यूज करेंगे ना तो भी आपको पता चल गया। m है 3, मतलब वो ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म दिखी थी आपको, सो यहाँ पे 18 प्लस 3 माइनस 1 मतलब 20 आएगा, और नीचे भी 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, आप डायरेक्टली चाहे तो वो रिजल्ट भी यूज कर सकते हो। सो 18 प्लस टू सी टू, ये क्या हो गया 20 C2 20 C2 वेरी गुड। किसी को सिंप्लीफाई करना है तो स्टूडेंट कर सकते हो, कैसे करेंगे, 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, या 20 इंटू 19 अपॉन 2, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हो। सो 10 इंटू 19 आ जाएगा 190 आंसर इसका। कैसे, एक सेकेंड देखो, ये हमारे पास ये है, तो ये कैसे होगा स्टूडेंट, शॉर्टकट मैंने बताया था ऐसा, क्योंकि 20 फैक्टोरियल ऊपर आता है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल एंड 18 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, जितना दिए है उतना आप डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सपांड करके उनका प्रोडक्ट लिखना है। तो यहाँ पे आंसर कितना आया 190, किसी को वेरीफाई करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट क्या हो गया, हमने मल्टीनोमियल थ्योरम यूज करके सोल्व करे। अगर हमने पहले यूज किया होता ना स्टूडेंट, तो आपका जो क्वेश्चन थे बहुत इजी हो जाते, लेकिन हमने बाइनोमियल से भी किया था, उस टाइम आपको पूरा डिटेल में नहीं बताया था। लेकिन जैसे हम करते थे ना, जनरल टर्म लिखते थे, फिर आप एक्स का पावर चेक करते थे कि कितना दिया है, ठीक है, उसके हिसाब से आप आर निकालते थे, अदरवाइज ऑब्जर्वेशन से तो फटाफट आंसर कर पाते, ठीक है। अब अभी चाहिए तो मैं आपको एक दिखा देती हूँ यहाँ पे, लेकिन पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे बताइए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 3, वाई का पावर 10, जेड का पावर 5 कितना हो जाएगा बताइए। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्या है यहाँ पे, एक्स का पावर 3, वाई का पावर 10 एंड जेड का पावर 5, ठीक है। उसके एक्सपांशन में, ओके
इन द एक्सपांशन, पूरा लिखना चाहिए तो पूरा लिख दीजिए, नहीं तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। इन द एक्सपांशन ऑफ, ये हमारे पास था x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू पावर 18। ठीक है, ये हमेशा चेक करना है, जो भी टर्म्स है ना उनका इंडेक्स का एडिशन, ये जो इसका इंडेक्स है 18 उतना ही होना चाहिए। ठीक है, कितना होगा इस, स्टूडेंट बताइए, 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इंडेक्स देखिए सबका, 3 का फैक्टोरियल, y का इंडेक्स 10 factorial 5 5 factorial। फैक्टोरियल। वेरी गुड, ये चीज आपको जस्ट ऑब्जर्व करके आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। ठीक है, ये था, ये हो गया स्टूडेंट। उसके बाद ये देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड का पावर 16, x, ओके यहाँ पे लिखना पड़ेगा पूरा, ये किसी के एक्सपांशन की बात कर रहे हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई, एक सेकेंड अच्छे से नहीं लिख के आया, x इंटू वाई इंटू जेड का पावर 16, इसके एक्सपांशन की बात कर रहे हैं। इज, कौन बताएगा मुझे, जस्ट ऑब्जर्व 18 factorial divided by 1 factorial 1 factorial 16 factorial। वेरी गुड, सबको स्टूडेंट समझ में आ रहा है यहाँ पे, जिसने भी आंसर किया, जिसको डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। ये चीज मैंने बताई क्योंकि एक्स और वाई का इंडेक्स 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये, और आपको पता है कि 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 1 ही होता है। आप अच्छे से लिख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आएगा कि लिखा क्या है हमने। एक सेकेंड में पूरा अच्छा ब्रैकेट यूज कर देती हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, दूसरे ब्रैकेट में 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे बन नहीं रहा है, एंड उसके बाद यहाँ पे 16 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो आपको पता 1 ही होता है, तो 18 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकते हो। किसी को सिंप्लीफाई करने में इंटरेस्ट है तो वो भी कर सकते हो, 18 इंटू 17 हो जाएगा, 16 फैक्टोरियल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, कर सकते हो स्टूडेंट ऐसा। ठीक है, Yes। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, जो भी हमने अभी तक किया था ना बाइनोमियल का, याद है, जैसे मैं एक बार लिख के दे देती हूँ। अगर मैंने बोला होता जैसे कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे लेकिन बड़े वे में किया था, जैसे कुछ ले लेते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब ने एक्स स्क्वायर ले लिया। ठीक है, या कुछ एक्स भी लेंगे तो भी चलेगा, जैसे यहाँ पे एक्स ले लिया मैंने। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने ले लिया हाँ कुछ बताइए, कुछ वैल्यू यहाँ पे 2 टाइम्स वाई। ठीक है, और इसका होल रेज टू पावर 3 है। ठीक है, सपोज ऐसा मैंने लिया, आप चाहे तो 5 ले लीजिए, कुछ भी। ये वाला क्योंकि मल्टीनोमियल से बहुत इजी हो जाता है, बाइनोमियल वही वाला जो कॉन्सेप्ट है, यही चीज। अगर मैंने बोला होता इसके एक्सपांशन में मुझे बताइए एक्स इंटू वाई का पावर 4 का कोएफिशिएंट, तो एक तो क्या करते हैं आप, जनरल टर्म लिखते हैं। ठीक है, वहां पे आप चेक करते कि क्या होना चाहिए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अदरवाइज बाइनोमियल थ्योरम से क्या हो जाता बताइए, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, वाई यहाँ पे बेसिकली ये इसका चाहिए ना, लेकिन इसको ऐसा लिखना पड़ता, क्योंकि अगर आप सिग्मा के फॉर्म में लिखते हैं ना तो ये आपका हो जाता 5 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, देखिए क्योंकि इसके एक्सपांशन की बात कर रहे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपने पावर 1 लिखा है यहाँ पे एक्स, एंड यहाँ पे 2y का पावर हो जाता 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2y है क्वेश्चन में, एंड तो यहाँ पे क्या होता स्टूडेंट, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या, मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, x इंटू वाई का पावर 4 का कोएफिशिएंट बताइए, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, एक तो यहाँ से आप बताइए 5 फैक्टोरियल हो गया अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ से जो है ना 2 का पावर 4 भी बाहर आएगा। समझ में आ रहा है कुछ, क्योंकि यहाँ पे 2y का पावर 4 है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐसा लिखा है। तो ये चीज आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन मतलब आधे मिनट में ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा ये चीज। तो आप जितने भी क्वेश्चन पहले किए थे वो ऐसा शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ, तो स्टूडेंट और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिया एवरीवन, जो भी हमने भी मल्टीनोमियल थ्योरम किया है उसी से करने वाले हैं, तो प्लीज मुझे बताइए कैसे करेंगे। किसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है, एक्स का पावर 3 का, किसके एक्सपांशन में, इसके एक्सपांशन में। ठीक है, एंड अभी कोई मुझे इसका पहले बताइए कि कैसा होगा। बहुत इजी है लेकिन ऑब्जर्व अच्छे से करना है एवरीवन। तो बेसिकली 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 5 को सिग्मा के फॉर्म में कैसा लिखेंगे, देखिए तो पूरा लिख के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, इंडेक्स या ऊपर की बात करें तो ये 5 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या होगा आपके पास, 1 का पावर आपको चाहिए तो कुछ ले लेते हैं, आर ले लेती हूँ जैसे, एंड फिर यहाँ पे माइनस एक्स का पावर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर का पावर लेटेस्ट से टी। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा इधर आएगा आर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल।
ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट ऑब्जर्व कीजिए किसकी बात कर रहे हो, एक्स क्यूब की बात करें। तो एक्स क्यूब की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, 1 का पावर क्या, क्योंकि जो पावर हम ले रहे हैं ना स्टूडेंट, उस पावर का एडिशन आपका ये इतना आता है जितना इंडेक्स है, इंडेक्स है इधर कितना है 5। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तो आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे r प्लस एस प्लस टी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारे पास, 5 आनी चाहिए। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व भी करेंगे तो भी पता चलेगा कि t की वैल्यू 0 ही लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर आप 0 लेके क्या ले बताइए, t की वैल्यू अगर हमने 0 ली तो वो वाले केस में एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 0 हो जाएगा। अभी स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे मैम 0 ही क्यों ले, अच्छा रीजन देखो, अभी चेक करते हैं। अगर देखो यहाँ पे बहुत सारे वे है, r प्लस एस प्लस टी, ये कितना होना चाहिए स्टूडेंट हमारे पास 5 होना चाहिए। सब लोग एग्री करेंगे। यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. हाँ देखो, अगर सपोज आपने क्या, चेक करो, चेक कीजिए अभी आर एस टी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, अगर सपोज आपने टी की वैल्यू एक से ज्यादा ली तो क्या हो जाएगा आपको, एक्स का पावर, देखो ये अगर मैंने टी की वैल्यू 2 ली तो एक्स का पावर 4 मिलेगा, लेकिन 4 नहीं चाहिए मुझे, एक्स क्यूब चाहिए ना स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया वो एक साथ ध्यान दीजिए, r प्लस एस प्लस टी 5 चाहिए। सपोज आपने t की वैल्यू ले ली 1, ठीक है, t की वैल्यू 1 ले ली, तो यहाँ पे देखिए, तो t की वैल्यू 1 ले ली मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म मिल गया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर का टर्म मिल गया। आपको एक्स क्यूब चाहिए, तो यहाँ से आपको क्या लेना पड़ेगा, एस की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी। एवरीवन एग्री कीजिए, एस की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि तभी तो आपका एक्स स्क्वायर इंटू ये माइनस एक्स करके आपको एक्स क्यूब वाली टर्म दिखेगी। एग्री करेंगे कि नहीं प्लीज बताइए। Yes. तो अगर आपने यहाँ पे 1 लिया है तो एस की वैल्यू भी 1 लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने इधर 1 से ज्यादा लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, लेकिन मुझे एक्स क्यूब की टर्म चाहिए, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए। तो यहाँ पे आर के बारे में क्या ख्याल है, फिर आर क्या हो जाएगा आपका बताइए। इन सबका इंडाइसिस का एडिशन कितना 5 चाहिए, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो इसका कितना चाहिए बताइए, 3 होनी चाहिए। पक्का ना, हाँ। और कोई पॉसिबिलिटी है और चेक कर लीजिए, और कुछ ले सकते हो क्या, दूसरा पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी देखो, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बताएंगे आप, दूसरा वो ये बता सकते कि मैम आर की वैल्यू ले लेते हैं। ओके, आर की वैल्यू बताती हूँ, एस, ओके यहाँ पे एस की जो पावर की बात करें, सपोज इसको 3 ले लिया आपने, ठीक है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 हो जाएगी आर की वैल्यू। देखिए क्योंकि तीनों का एडिशन आपका कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। आर प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। स्टूडेंट बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। यस मैम। तो प्लीज मुझे बताइए फिर कितना आ रहा है आंसर, किसी का बताइए, किसने मतलब यहाँ पे कौन कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तो ये वाली चीज मिली, एक ये वाली चीज मिली, ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा स्टूडेंट, अगर हमने ये वाली वैल्यू ली है एंड दूसरा वाला ये केस लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एवरीवन, यहाँ से अगर हमें टी की वैल्यू 1 ली है, एस की वैल्यू 1 ली है, तो वो वाले केस में इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, वो वाले केस में हमें कोएफिशिएंट मिलेगा बताइए स्टूडेंट, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट कितना था, माइनस था, माइनस एक्स का पावर एस था, लेकिन आपने -1 का पावर 1 लिया है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ये वाले केस में क्या होगा बताइए स्टूडेंट, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 2 factorial, 3 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे factorial. एस का पावर 3 वापस से ले रहे हो, मतलब यहाँ पे नहीं, एस का पावर नहीं, एक्स का पावर, माइनस एक्स का पावर 3 ले रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन दिखेगा कि नहीं स्टूडेंट, Yes, -1 का ma'am. पावर माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस दिखेगा, एंड यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे आपके पास 0 फैक्टोरियल। ठीक है, हाँ, ये वाली चीज समझ में आई सबको। यस मैम। क्योंकि यहाँ पे फाइंड द कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे आपको 2 केसेस मिल रहे हैं। ठीक है, 2 केसेस मिले, ये वाला और ये वाला। आई होप ये वाली चीज बात समझ, मतलब यहाँ पे कितने केसेस बन रहे हैं, अपने पास 2 केस बन रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन दिस एक्सपेंशन, तो स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों का एडिशन आना चाहिए, तो हमारे पास हो जाएगा -5 फैक्टोरियल। ओके, ये 3 फैक्टोरियल आया। हाँ स्टूडेंट, ये चीज हाँ हमने सही किया है, यहाँ पे जो भी हमने जो मल्टीनोमियल थ्योरम की बात करी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको केस वही बनाना था, एक केस ये बना, दूसरा केस ये बना। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। Yes, यस ma'am. मैम। तो यहाँ पे आंसर ये हो गया, ये तो दोनों केस पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, बोथ केस आर पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 2 मिल गए यहाँ पे, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन दिस एक्सपेंशन, तो ये भी, तो फिर क्या दोनों का एडिशन करना पड़ेगा,
मतलब ऐसे ही अगर आपने देखो, क्योंकि ये टर्म क्या लिखते हैं स्टूडेंट, सिग्मा लिखते हो आप, सिग्मा लिख रहे हो ना, और हमें किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है यहाँ पे एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट की बात। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहे हैं, आपने आर की अलग अलग वैल्यू ले, देखो यहाँ पे टी की वैल्यू अलग ली, एस की वैल्यू अलग ली एंड आर की वैल्यू। तो बेसिकली आपको जिसके एक्सपांशन करेंगे तो आपको एक तो आपको पता ही, एक बार ये कोएफिशिएंट मिल रहा है, एक बार ये, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा कि नहीं, मुझे बताइए। अगर एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट की बात की जाए इनके एक्सपांशन में, तो इन दोनों का एडिशन होगा कि नहीं। एक सेकेंड में क्या बताना चाह रही हूँ आपको, अगर अभी जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करते थे स्टूडेंट, जैसे बाइनोमियल में भी करते थे कि कोई एक्सपांशन हम जैसे क्वेश्चन में बोलते थे, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x प्लस वाई होल रेज टू पावर 10, ठीक है, उसका अगर हम कोएफिशिएंट यहाँ पे इसके एक्सपांशन में अगर मैं बोलती कि x का पावर 5 y का पावर 5, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा। एक तो आप बाइनोमियल थ्योरम से जनरल टर्म लिखते थे, लेकिन अभी हमने मल्टीनोमियल थ्योरम से किया, तो वैसे आपको दो केसेस मिल रहा है, ठीक है, या ये, ठीक है। तो ये वाले केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, इसका तो आपको पता जनरल टर्म से हम लिख सकते हैं ना। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट, आप ये दो चीज होती तो यहाँ से इसका कोएफिशिएंट कैसा बताते, 10 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे आपके पास कितना होता 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये चीज होती। लेकिन वो वाले केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें दो अलग अलग केसेस में एक्स क्यूब का टर्म मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमें, ये चीज आपको ध्यान देनी है, वापिस से दिखा देती हूँ। हमने यहाँ से चेक किया, यहाँ पे आप लिख सकते हो आर प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू 5 आना चाहिए। तो फर्स्ट केस, अच्छा ये चीज हो गया, फर्स्ट केस में हमें ये मिल रहा है, दूसरे केसेस में ये मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों का एडिशन आपका आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पे। Yes, यहाँ ma'am. पे माइनस ही आएगा ना स्टूडेंट, देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे क्योंकि माइनस एक्स का पावर 1 करेंगे तो माइनस आया, यहाँ पे आया, तो इन दोनों का एडिशन आपका हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई आप कर सकते हो यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इज -5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे -5 फैक्टोरियल, यहाँ पे माइनस साइन इसका है, ठीक है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, दोनों के एडिशन आपको करना है, कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें दो केसेस मिले हैं। यहाँ पे हमने आर की और आर एस टी की वैल्यू लेके आपको दिखाई। सिर्फ याद रखना, जो पावर है स्टूडेंट, वो पावर आपकी 0 हो सकती है और पॉजिटिव लेनी है यहाँ पे। और क्या करना है, जितने भी जो आपका वेरिएबल है उनका इंडाइसिस का एडिशन कितना आना चाहिए, जितना आपका ये जो एक्सप्रेशन में इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो ये चीज हमें पता चलना चाहिए। आई होप स्टूडेंट सबको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का एडिशन करना, आपको यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है कि हमने, नहीं हमने सही लिखा, तो जस्ट आपको एडिशन करना है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x cube in the expansion of क्या था स्टूडेंट हमारे पास, आई थिंक 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 5 इज, क्या क्या था हमारे पास, -5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ओके, इसको हम एक सिंपल करके ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 1 फैक्टोरियल वो होता है 1, ठीक है, ये वाला प्लस एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास, -5 फैक्टोरियल, -5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ है। आप चाहे तो पहले 2 फैक्टोरियल लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। एक सेकेंड, क्योंकि नीचे मल्टीप्लीकेशन में स्टूडेंट आपका डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको आती है 1, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, मुझे लगता है आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये चीज आप कर लेंगे तो आपका, आप चाहिए तो अभी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप ये होमवर्क में कर लेंगे, और ये आपको पता भी है क्या बेसिकली, ठीक है। 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -20 बच रहे हैं। यहाँ की बात की जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा अच्छा स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट ये रहेगा, जो माइनस साइन है ना स्टूडेंट, ये 5 फैक्टोरियल के बाहर है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, देखो ये माइनस ऐसा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमने जो फैक्टोरियल की नोटेशन की बात करी थी वो किसके लिए डिफाइंड है, नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो ये वाला सिंप्लीफिकेशन आप लोग करेंगे, ये वाला होमवर्क में मैं आपको दे रही हूँ,
कर सकते हैं ना स्टूडेंट? Yes, ma'am. ओके Yes, स्टूडेंट, तो ma'am. अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो जस्ट क्या करेंगे अभी हम, अभी जो ये चीज हमने डिस्कस कर ली है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो वो हम कर सकते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम से, और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको देने वाली हूँ। अभी के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का स्टेटमेंट हम पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। फटाफट जो भी चीज हमने लास्ट में जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी स्टूडेंट बाइनोमियल थ्योरम का, उसी टाइप में है, लेकिन यहाँ पे एक बार जस्ट एक बार थियरी पढ़ लेते, क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है? तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, ठीक है स्टूडेंट? यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफ एन इज नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर देन एन फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपको पता है जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू 1 एक्सेप्टेड है एंड एन फैक्टोरियल नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है। अगर यहाँ पे एन अगर आपका क्या रहता है, नेचुरल नंबर नहीं है, और यहाँ पे मैंने बोला है एन इज नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो वाले केस में एन फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता, तो वो वाले केस में एक्सपांशन कैसे लिखेंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है? क्या सॉल्यूशन है? वी स्टेट बाइनोमियल थ्योरम इन अनदर फॉर्म, ऐसा फॉर्म में हम बोलते हैं यहाँ पे a प्लस बी होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस, अच्छा स्टूडेंट ये जो चीज होती है ना, अगर मैं बोली कि यहाँ पे n आपका क्या है, पॉजिटिव है, मतलब n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, अगर मैं बोलती तो आप कैसा लिखते हैं इसका एक्सपांशन, आप इसका एक्सपांशन ऐसा लिखते हैं एन सी जीरो इंटू ए टू द पावर n, ठीक है? फिर लिखते हैं प्लस एन सी वन इंटू ए टू द पावर n माइनस वन इंटू बी, ऐसा लिखते हैं स्टूडेंट। लेकिन वहां पे अभी क्या हो रहा है, अगर आपका n है वो नॉन नेगेटिव नंबर नहीं, मतलब n आपका नेचुरल नंबर भी नहीं है, तो वो वाले केस में हमने ऐसा डिफाइन किया, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ना, बेसिकली यहाँ पे हमने देखो पहला टर्म लिखा है ए टू द पावर n, फिर लिखा है n अपॉन वन फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं बोलती एन सी वन क्या होता है आपका स्टूडेंट, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एवरीवन, यहाँ पे देखिए जो n अपॉन वन फैक्टोरियल मैंने लिखा है, यहाँ पे रेड पेन से दिखाती हूँ, अगर मैं बोलती हूँ एन सी वन है, तो ये क्या हो जाता है आपके पास, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, और इसको न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते तो n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल होता, तो n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल कर देते, ठीक है? वही चीज आपको लिखी, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा फॉर्म में क्यों लिखा है, रीजन ये है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं है कि n आपका नेचुरल नंबर है, ऐसा उन्होंने बोला नहीं है। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो वो वाले केस में आपको पता है क्या होता है, वो वाले केस में एन फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है, इसके लिए उन्होंने सेम चीज को ऐसा दूसरा पूरा सिंप्लीफाई करके बताया है। देखिए यहाँ पे तो a प्लस बी होल रेज टू पावर n हो जाएगा a का पावर n प्लस n अपॉन वन फैक्टोरियल इंटू a का पावर n माइनस वन इंटू बी। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे जो कोएफिशिएंट है बेसिकली जैसा हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखे थे वैसा ही है, लेकिन ऐसा क्यों लिखा है, रीजन ये है क्योंकि ये सब जो वैल्यूज है स्टूडेंट, ये n की कोई भी वैल्यू के लिए ट्रू है। समझ में आ रहा है? वो वाली चीज जो हम फैक्ट लिखते थे एन सी आर जो लिखते थे बेसिकली वहां पे n आपका क्या था, समझ में आ रहा है, नेचुरल नंबर था आपका, याद है? तो इसलिए हम वैसा नहीं लिख सकते इसको, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास n कोई भी रियल नंबर है तो वो वाले केस में a प्लस बी होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन आपका ऐसा होगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है कुछ? देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे आप एन सी जीरो लिखते थे, पहले बाइनोमियल कोएफिशिएंट दूसरा होता था एन सी वन एन सी टू, उसी टाइप का है, लेकिन इसको पूरा ब्रैकेट में ओपन करके लिखा है। फैक्टोरियल एन आपका नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड था, एन फैक्टोरियल इज डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर, ये चीज हमने पढ़ा था। स्टूडेंट को समझ में आ रहा है क्या किया? पहला टर्म लिखा है a टू द पावर n, सेकेंड टर्म लिखा है n अपॉन वन फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर n माइनस वन इंटू बी, थर्ड टर्म है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल और इसको मल्टीप्लाई किया है a टू द पावर n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर, ठीक है? प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म की बात की जाए स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है? तो लास्ट टर्म तो बी रेज टू पावर n आएगा, लेकिन उसके बीच में अगर मैं बोलूं कि आपको मुझे बताना है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है, अगर मैं बोलती हूँ आपको एनसीआर, आपने पढ़ा था ना एनसीआर में क्या होता है वहां पे, एवरीवन आर प्लस वन, तो जो जनरल टर्म लिखते थे बेसिकली, यहाँ पे देखो मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे एवरेज वन। स्टूडेंट कुछ समझ में आया है कि नहीं, प्लीज बताइए। एक्सपांशन मैंने आपके सामने लिखा है, तो लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा, इन जनरल अगर आपके पास जो एन है वो कोई भी रियल नंबर हो तब ये चीज लिखें। अगर हमने क्या लिखा बोला होता है एन अगर आपका पॉजिटिव
इंटीजर है, मतलब n अगर आप नेचुरल नंबर बोला होता तो जो बाइनोमियल थ्योरम जो स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था डायरेक्टली वही लिख देते, वहां पे हमने NC0 NC1 NC2 ये सब यूज किया था। लेकिन अभी क्योंकि n नेचुरल नंबर बोला ही नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ इतना बोला कि n आपका कोई भी रियल नंबर है, तो वो वाले केस में हम ऐसा डिफाइन करते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये देखिए ये आपका जनरल टर्म r प्लस वन टर्म ऐसा लिख रहे हैं n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू n माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई यहाँ पे r फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर n माइनस आर इंटू b टू द पावर r। स्टूडेंट अगर ये आपको अच्छे से याद है NCR होता क्या है बेसिकली n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। अगर आप उसको सिंप्लीफाई करते तो यही चीज मिलती जो यहाँ पे मैंने लिखा है। एवरीवन समझ में आ रहा है कुछ? लेकिन ये क्यों लिखा है, रीजन ये है जो आपका NCR वाला जो लिखते थे उधर n क्या था आपका पॉजिटिव नंबर था, लेकिन यहाँ पे कुछ बताया नहीं है। तो इन जनरल अगर आपको बोले बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स तो ये आप ऐसा लिखेंगे। ऑब्जर्व कर पा रहे हो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अगर आपको r प्लस वन टर्म फाइंड करना है तो यहाँ पे n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू n माइनस आर प्लस वन इनका प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल and into a to the power n minus r into b to the power r। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। पक्का ना? जस्ट ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे, सिर्फ फिर अपने लिए दिमाग में हम रख सकते हैं कि ये जो है NC1 है NC2 है, लेकिन वो मैं यहाँ पे लिख के क्यों नहीं दे रही, क्योंकि वो n वहाँ पे नेचुरल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे कुछ बोला नहीं ना, इसके लिए पूरा एक्सपांशन लिख के बताया है। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारे पास स्टूडेंट बाइनोमियल थ्योरम इन अनदर फॉर्म ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये वाली थ्योरम बहुत काम की है क्योंकि इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रूफ नहीं कराने वाली मैं, सिर्फ ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोला है कि n अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है और यहाँ पे जो बाइनोमियल थ्योरम का मैंने आपको लास्ट में भी दिखाया वहां पे a की वैल्यू पर्टिकुलरली 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे x बोल दिया है, एंड यहाँ पे क्या बोल रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 1, मतलब x आपका बहुत छोटा नंबर है, बोल सकते बहुत छोटी वैल्यू है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 1 बोला है मतलब इट इज वेरी वेरी स्मॉल, x की वैल्यू बहुत छोटी है यहाँ पे, तो इन्होंने बोला है कि इसका जो एक्सपांशन आप करेंगे वे वाले केस में इसका एक्सपांशन आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स देगा। तब जब आपका पहला वाला टर्म 1 है, दूसरे वाला टर्म x है और x का मॉड्यूलस बहुत यहाँ पे लेस देन 1 दिया है, मतलब x इज वेरी वेरी स्मॉल। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 0.00 समथिंग, तो अगर आपको बोल रहे कि मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 1 है तो वो वाले केस में 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन में ही यहाँ पे आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी। फॉर्मूला तो वही सेम मैंने आपको लिखा है। ठीक है, लेकिन क्या होगा यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी आपको जब आपका फर्स्ट टर्म 1 है और x जो है यहाँ पे सेकेंड टर्म उसका मॉड्यूलस लेस देन 1 है। तो यहाँ पे देखो मैंने प्लस डॉट डॉट लिखा है, हियर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन, और जनरल टर्म जैसा लास्ट में लिख के दिखाया था वैसे ही लिखना है स्टूडेंट जैसा अभी हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 एंड b की वैल्यू यहाँ पे x। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए, ये चीज बहुत काम की है स्टूडेंट, ये वाला रिजल्ट बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन क्या किया है यहाँ पे n कोई भी रियल नंबर है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू x है एंड x का जो मॉड्यूलस है वो लेस देन 1 है। मॉड्यूलस का मतलब समझ में आता है स्टूडेंट? यस मैम। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं ना वहाँ पे, जो उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ x है आपका स्मॉलर देन 1 है, तो ये चीज होता है स्टूडेंट। ये चीज इस स्टेटमेंट में मैंने आपको लिख के बताया है। एंड यहाँ पे जस्ट रिमार्क हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रिमार्क यहाँ पे क्या लिखा है, इफ मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 1 एंड n इज एनी रियल नंबर देन। अच्छा, यहाँ पे जैसे अभी प्लस का करके दिखाया था आपको, अभी अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन ले लूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, वही चीज यहाँ पे दिखाती हूँ। तो 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर n क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आप माइनस एक्स को ब्रैकेट में ले लेंगे, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आपको दिख रहा है। ठीक है, जो अभी 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन पड़ा स्टूडेंट वैसा ही है, लेकिन ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आपको आ रहा है। ठीक है, तो जनरल टर्म इसका ऐसा लिखा जाएगा, r प्लस वन टर्म आपका हो गया -1 का पावर r इंटू एन माइनस वन अप टू n माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर r। ठीक है, किसी को डाउट है डोंट वरी, कल बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी के लिए सिर्फ मैं थियरी पार्ट आपको दिखा रही हूँ, कल वापस से मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, एंड स्टूडेंट ये वाली चीज भी बहुत काम की है, जो चीज मैंने अभी आपको बताया। अगर आपको बोल रहे एन कोई भी रियल नंबर है
मॉडुलस ऑफ बी लेस देन मॉडुलस ऑफ ए है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है आपको a प्लस बी होल रेज टू पावर n, एंड साथ में ये भी चीज दिया रहता है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे a कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे a अगर आपने कॉमन ले लिया है तो बेसिकली यहाँ पे a का पावर n बाहर आ जाता है, ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस बी बाई ए। एंड आपको पता है मॉडुलस ऑफ बी लेस देन मॉडुलस ऑफ ए है, मतलब मॉडुलस ऑफ बी अपॉन ए आपका लेस देन 1 है, तो ये वाला एक्सपांशन आप यूज करेंगे। इसके एक्सपांशन में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, जो यही चीज यहाँ पे नोट में लिखा है, while expanding a plus b whole raised to power n, where n is a negative integer or a fraction, reduce the binomial to the form in which the first term is unity। अच्छा, यूनिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? वन। यूनिटी मतलब वन, ठीक है। यूनिटी आपने कई जगह पढ़ा होगा, यूनिटी का मतलब होता है वन, एंड द सेकंड टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी, मतलब इसका जो मॉडुलस है वो आपका लेस देन वन है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? Yes, ma'am. मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये चीज हमने पढ़ी है। अगर ये जो चीज अभी मैं बताया आपको, अगर यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर यहाँ पे कुछ आपको चेक करना है, जो भी रिजल्ट अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे बस ये मैंने सामने आपके सामने रखा है, पर्टिकुलर एक्सपांशन ऑफ द बाइनोमियल फॉर नेगेटिव इंडेक्स। जैसे अगर मैं बोला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, आप इसको कैसा लिख सकते हो? 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर माइनस 1 लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। अभी क्या करना है, जो थियरम अभी हमने पढ़ा वहां पे जस्ट यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, एन की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? यहाँ पे -1। तो यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखिए जो अभी दिखाया था यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्लस वाला लिया है कि माइनस, पहले प्लस वाला है तो प्लस वाला दिखा देती हूँ आपको ये वाला, या जो ओरिजिनली मैं आपको दिखाया था वैसा भी लिख सकते हो। लेकिन वो वाले केस में मैंने कुछ आपको बताया नहीं, तो ये वाले केस में आपको क्या बताया है कि अगर आपका मॉडुलस एक्स लेस देन 1 है तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी इसके एक्सपांशन में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू अगर आप -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस -1x, तो यहाँ पे आप -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो एक्सपांशन मिलेगा डायरेक्टली मैं आपको लिख के दिखाया है। डोंट वरी, आप चाहे तो खुद से सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे तो आपको ये मिलेगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एक चीज याद रखना स्टूडेंट, एक चीज ऑब्जर्वेशन यहाँ से मैं बता देती हूँ आपके लिए, क्वेश्चन कल ही करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस, मतलब ब्रैकेट के अंदर और जो इंडेक्स जो दिख रहे हैं ना उनका साइन अपोजिट होता है ना स्टूडेंट। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आपको आएंगे, एक ऑब्जर्वेशन है। अगर यहाँ पे देखिए सेकंड वाला लिखा है 1 माइनस, ओके 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे मैंने कैसा लिखा है 1 माइनस एक्स होल रेज़ टू पावर -1। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर माइनस, ऊपर भी माइनस, तो यहाँ पे दोनों का साइन सेम हो जाता है। ठीक है, वो वाले केस में प्लस साइन। समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ पे अगर Yes, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ब्रैकेट के मतलब जो होल रेज टू इंडेक्स भी माइनस में, तो दोनों का सेम साइन है तो प्लस साइन वाले आएंगे। दोनों का अपोजिट है तो ऑल्टरनेटली प्लस माइनस आएगा। ठीक है, ये चीज मैंने जस्ट वो जो आपको अभी स्टेटमेंट दिया वहां से हम ऐसा लिख सकते हैं। एंड ये वाला डोंट वरी, कल वापस से दिखाऊंगे एंड क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे इसके ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ, एक सेकेंड।